आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की इसमें उन्होंने कहा कि गिरती अर्थव्यवस्था पर जो तकरार छिड़ी हुई थी, विपक्ष हमलावर था। दूसरी ओर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही अंदाज में पलटवार किया। कंपनी सेक्रेटरीज के प्रोग्राम में पहुंचे पीएम मोदी ने नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों की तारीफ कर विपक्ष पर किस तरह हल्ला बोला, जरा आप भी सुनिए। सरकार ने पहले ही दिन से स्वच्छता अभियान शुरू किया हुआ है। और इस स्वच्छता अभियान के तहत सरकार बनते ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई गई, जो सुप्रीम कोर्ट ने कई वर्षों पहले कहा था। हमारी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में वो काम कर लिया। विदेश में जमा काले धन के लिए बहुत कठोर ब्लैक मनी एक्ट बनाया गया। कई नए नए देशों के साथ टैक्स ट्रीटीज की गई और पुराने टैक्स समझौतों में हमने बदलाव भी किया। उनके साथ बैठ करके नए तरीके ढूंढे। डीमोनेटाइजेशन के बाद कैश टू जीडीपी रेशियो अब 9% आ गया है, 9% आ गया है। 8 नवंबर इतिहास में भ्रष्टाचार मुक्ति के अभियान का प्रारंभ दिवस माना जाएगा 8 नवंबर। 8 नवंबर 2016 से पहले ये रेशियो 12% था, आज 9% है। साथियों, क्या आपको लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में जीडीपी की ग्रोथ किसी तिमाही में 5.7% तक पहुंची है? क्या पहली बार हुआ है क्या? पिछली सरकार में 6 साल में 8 बार ऐसे मौके आए जब विकास दर 5.7% या उससे नीचे गिरी थी। देश की अर्थव्यवस्था ने ऐसे क्वार्टर्स भी देखे हैं जब विकास दर, भूलिए मत पुरानी बातों को, जब विकास दर 0.2%, 1.5% यहां तक गिरी थी। साथियों, अगर 2014 के पहले के 2 वर्ष यानी साल 2012-13 और हमारी सरकार और उनके 12-13 और 13-14 देखें तो औसत वृद्धि 6% के आसपास थी। 2 साल का संदर्भ मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस सरकार के 3 साल और पिछली सरकार के आखिरी के 2 सालों में जीडीपी डाटा तय करने का तरीका एक ही रहा है। और अब आपको मोदी के भाषण के संबोधन की 10 बड़ी बातें बताते हैं। नोटबंदी और जीएसटी सरकार का साहसिक फैसला करार दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और विपक्ष की उन तमाम लोगों को जवाब दिया जो नोटबंदी और जीएसटी को गलत ठहरा रहे थे। जीएसटी पर सुझाव का स्वागत, कहा कि अगर जीएसटी पर कोई सुझाव है उसके लिए सरकार जो है खुली विचारधारा से काम करेगी। जीएसटी से कारोबारियों के नुकसान पर सरकार की नजर है। जीडीपी में आई गिरावट को हम स्वीकार करते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि अर्थव्यवस्था में गिरावट आई हो। व्यापारियों के पुराने मामले सरकार नहीं खंगालेगी, जो शंका बनी हुई थी। जरूरत पड़ी तो जीएसटी में बदलाव करने के लिए सरकार तैयार है। रेवड़ियां बांटे बगैर भी विकास संभव है। 2 लाख फर्जी कंपनियों को बंद किया गया है, यानी काला धन जो है उस पर लगाम लगने की तैयारी है। वर्तमान की चिंता में भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री ने कहा कि वो वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे। और इस बीच बीजेपी अपनी सियासी तैयारियों में जुट गई है 2019 की।
लेफ्ट के सबसे बड़े गढ़ केरल में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सड़क पर उतार दिया है। योगी आदित्यनाथ केरल दौरे पर हैं, जहां आज बीजेपी के जन रक्षा यात्रा के दूसरे दिन वो 9 किलोमीटर की पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान योगी ने केरल में हो रही राजनीतिक हिंसा का मुद्दा उठाया और उसके लिए केरल की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। लोकतंत्र सहमति और असहमति के बीच समन्वय का नाम है, एक संवाद का नाम है। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। राजनीतिक हिंसा को मुद्दा बनाकर बीजेपी वामपंथ के गढ़ में घुस गई है। केरल के किले को फतह करने के लिए बीजेपी ने अपने सबसे मजबूत सेनापति को मैदान में उतार दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ केरल में बीजेपी की जनरक्षा यात्रा में भाग लेने पहुंचे, जिसके बाद कन्नूर की सड़कें केसरिया रंग में रंग गईं। योगी आदित्यनाथ यहां 9 किलोमीटर की यात्रा में शामिल हुए और इस दौरान यहां बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों के लिए केरल की कम्युनिस्ट सरकार पर जमकर बरसे। 124 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या और वह भी मुख्यमंत्री के गृह जनपद में 24 से अधिक राजनीतिक हत्याएं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की, ये साबित करती है कि सत्ता के संरक्षण में ये हत्याएं हो रही हैं। क्योंकि जिस प्रकार से सत्ता के संरक्षण में जिहादी तत्व और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व पनप रहे हैं और राजनीति यहाँ की उनको संरक्षण दे रही है, सत्ता उन्हें संरक्षण दे रही है, आम जन को जागरूक करके सरकार को बैकफुट पर लाया जा सकता है और ये सरकार सचमुच इसका दोषी है। इसलिए इस जन जागृति रक्षा यात्रा की आवश्यकता पड़ी है। 15 दिनों तक चलने वाली इस जन रक्षा यात्रा की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को केरल के सीएम पी विजयन के गृह जिले से शुरू की और आज इसकी बागडोर योगी आदित्यनाथ ने संभाली। कन्नूर में योगी की यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां के सीपीएम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी किया। हालांकि बीजेपी की जनरक्षा यात्रा पर विरोधियों की भी पैनी नजर है और इस यात्रा में योगी की मौजूदगी ने उन्हें परेशान जरूर कर दिया है। वो सोचते हैं कि 100 झूठ बोलकर वो सच बन जाता है। हकीकत ये है कि आरएसएस केरला में 1971 से तालासेरी का जो कम्युनल राइट हुआ, जिसमें कमीशन ने कहा कि आरएसएस के गुंडे हैं जिन्होंने केरल की सांप्रदायिक सद्भावना को तोड़ने का प्रयास किया और 71 से 2017 तक उनका ये खूनी सफर रहा है। हास्यास्पद है, यूपी में तो जनरक्षा उनसे हो नहीं रही है, रोज वहाँ हत्याएं हो रही हैं, बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, गौरक्षा के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, मासूम छात्राओं पे लाठियां बरसाई जा रही है और वो किस जन अधिकार यात्रा को में भाग लेने के लिए वो केरला जा रहे हैं। पूरे देश में कमल खिलाने के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के मिशन में केरल एक अहम पड़ाव है। बीजेपी 2019 से पहले केरल में अपनी पैठ बनाना चाहती है। केरल में बीजेपी और संघ के कार्यकर्ताओं के साथ लेफ्ट के कैडर्स के हिंसक टकराव का लंबा इतिहास रहा है। अब बीजेपी इस इतिहास को धुरी बनाकर अपना भविष्य गढ़ने की कोशिश में जुटी है। जो वहाँ का एक एक बच्चा जानता है केरल का कि किस तरह से केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उनके क्षेत्र में ही किस तरह से निर्मम हत्याएं होती रही हैं। 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। क्यों? जो सीपीएम छोड़ते हैं उनकी भी हत्याएं होती हैं। तो जहां जहां लेफ्ट की सरकार बनती है सीपीएम की, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो केरला हो, हिंसा के माध्यम से दबाया जाता है। बीजेपी केरल में अपनी जमीन पुख्ता करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर भी बीजेपी की जनरक्षा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। कन्नूर से रविकांत राय के साथ टीम न्यूज नेशन। और प्रधानमंत्री गुजरात में बीजेपी को एक बार फिर सत्ता में लाने की जुगत बढ़ा रहे हैं। 7 अक्टूबर को पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। पीएम जानते हैं कि सूबा पाटीदारों का संकट झेल रहा है, लेकिन पीएम के दौरे से पहले अब दलित भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। गुजरात में करीब 1 हफ्ते में 5 से ज्यादा दलितों पर हमले ने राजनीतिक गहमागहमी वहां तेज कर दी है। आरोप है कि सिर्फ मूंछ रखने की वजह से 2 दलित युवकों की दबंगों ने पिटाई कर दी, तो अब दलित समाज में गुस्से की आग भड़क रही है। ये मुझ
वो मूछ वाला झगड़ा हुआ था, उसकी याद होगी। इसमें सभी गांव में दलितों की स्थिति ऐसी है। गुस्सा साफ है, आक्रोश की आग भड़क रही है। इंसाफ के लिए दलित समुदाय के लोग मूंछों पर ताव दे रहे हैं तो अस्पताल के बिस्तर पर बैठे बैठे महरिया दिगंत अपने साथ हुई नाइंसाफी का दावा कर रहे हैं। आरोप है कि महरिया की दबंगों ने पिटाई की है। इल्जाम है कि गांधीनगर के पास लिम्बोदरा गांव में मूंछ रखने की वजह से 2 दलित युवकों की पिटाई कर दी गई। महरिया दिगंत उस नाइंसाफी के चश्मदीद बताए जा रहे हैं और दावा है कि उसी वजह से उनकी भी पिटाई की गई। 3 तारीख को एग्ज़ाम थी, मैं एग्ज़ाम देके घर वापस लौट रहा था, तब रास्ते में 2 शख्स आए, उसकी मोटरसाइकिल लेके। वो मोटरसाइकिल मेरे पास खड़ी की। उसने मुझे पूछा कि मयूर और राहुल पे केस तुमने किया? मैंने बोला फिर तू ये रुमाल खोल, तेरा नाम बता, फिर मैं तुझको डिटेल देता हूँ। तो उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और गर्दन दबाई એટલે दूसरे ने पीछे से वार किया। मूंछ रखने की वजह से दलित युवकों की पिटाई से पूरा दलित समाज आक्रोशित है। इस दबंगई के खिलाफ दलित समुदाय के लोगों ने सोशल मीडिया को विरोध का हथियार बनाया और अब गुजरात में दलित समुदाय के नौजवान मूंछों पर ताव दे रहे हैं। मूंछ वाली जो बात आई ना, वो भेदभाव वाली बात है, बराबर। वो जो इंसानियत है ना, वो उसके लागणी के साथ खिलाड़ हुआ है ना, इसलिए सभी को ये सोशल मीडिया की इतनी असर हुई है ना। अब जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इसलिए वो सभी जगह पे पहले ऐसे बनाव बनते थे, पहले ऐसे कई घटना बनते थे, लेकिन वो सोशल मीडिया है ना, वो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इसलिए उसकी असर वो ज़्यादा हुई है ना। करीब 1 हफ्ते में दलितों के साथ मारपीट की 5 घटनाओं ने चुनावी साल में गुजरात का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। कांग्रेस हमलावर है। इनकी सरकार हर क्षेत्र में विफल हो गई है और इसी वजह से आज उनके पास जो आखिरी हथियार है, इंसान को इंसान से लड़ाना, अब उनके पास और कोई चारा नहीं है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और ये कार्य आगे ना बढ़ाएं। पाटीदार आंदोलन की तपिश कितनी तेज थी, बीजेपी ये अच्छी तरह जानती है। तिनका जोड़कर पीएम मोदी एक बार फिर गुजरात में बीजेपी का घरौंदा बनाने की कोशिश में है। लेकिन अगर दलितों की नाराजगी कम नहीं हुई तो बीजेपी की राह मुश्किल हो जाएगी। पूर्व पटेल, न्यूज़ नेशन, गांधीनगर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों में राष्ट्रगान गाने और योगी आदित्यनाथ सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना संवैधानिक कर्तव्यों में शुमार है। जाति, धर्म और भाषा के आधार पर इसमें भेद नहीं किया जा सकता। मदरसों ने सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत 15 अगस्त आपको बता दें इसी साल योगी सरकार ने तमाम मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाना अनिवार्य कर दिया था। जकात एक पाक शब्द है, एक पाक मकसद है, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि इसी जकात को आतंकियों ने अपना हथियार बना लिया है। जकात के नाम पर आतंकियों तक पैसे पहुंचाने का एक खुलासा जयपुर एटीएस की जांच में होने का दावा किया जा रहा है। तो कैसे इस पाक मकसद को आतंकियों ने अपने लिए फंडिंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। आतंक का हाथ, जकात का साथ। क्या जकात के नाम पर हो रही थी आतंक की फंडिंग? क्या जकात के बहाने भेजे जा रहे थे आईएसआईएस तक पैसे? जयपुर एटीएस की जांच कुछ ऐसा ही खुलासा कर रही है। पिछले साल नवंबर में सीकर से गिरफ्तार जमील से पूछताछ के बाद इसी तरह का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जमील ने जकात के नाम पर आईएसआईएस और अलकायदा के आतंकियों तक पैसे पहुंचाए। हवाले के जरिए एक बड़ी रकम आतंकियों तक पहुंचाए जाने का शक है। राजस्थान एटीएस को पिछले महीने बोस्निया और साराजेवो के अधिकारियों से इस रकम को ट्रांसफर किए जाने की जानकारी मिली। हालांकि रकम कितनी थी ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। जकात के नाम पर पैसा कलेक्ट किया लोगों ने और वो आईएसआई या अन्य आतंकवादी संगठनों तक पहुंचा है, इस तरह कोई इनपुट मिला है? देखिए, इस बारे में एक मामला हमारे यहाँ चल रहा है, जो जमील अहमद वाला मामला है, आपको ध्यान होगा वो मामला चल रहा है। तो कई लोगों से पैसे लेकर आईएसआईएस को फंडिंग करने का मामला था। तो उसमें जिन लोगों से पैसे लिए गए हैं उनसे अभी तहकीकात चल रही है, हम लोगों की अनुसंधान चल रहा है। एटीएस फिलहाल बोस्निया, लेबनान और तुर्की में उन कुरियर ऑपरेटर्स की जानकारी मांग रही है जिनके जरिए पैसा आईएस तक भेजा गया।
बताया जा रहा है कि जमील नाबिल के नाम से ISIS के अकाउंट में पैसे भेजा करता था। बताया ये भी जा रहा है कि पैसे पहले दुबई फिर वहां से साराजेवो के बीच ट्रांसफर हुए। इसके अलावा बेरूत, इस्तांबुल में भी रकम भेजी गई और फिर वहां से खच्चरों के जरिए रक्का में सारा पैसा IS के लड़ाकों तक ले जाया गया। जो रैकेट था ये वेस्टर्न यूनियन से भी चल रहा था, हवाला के माध्यम से भी चल रहा था। तो इसमें कई चीज़ों का रिकॉर्ड होता है, कई चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं होता है। तो वो रिकॉर्ड बिल्डिंग की प्रक्रिया चल रही है। हम लोगों ने कई कंट्रीज से, कई एजेंसीज से लेटर रोगेटरी के माध्यम से सूचनाएं मांग रखी हैं और उन सूचनाओं के आने के बाद ही एक यह अनुमान लगाया जा सकना संभव हो पाएगा कि किस मैग्नीट्यूड की राशि दी गई है। अभी जो 4, 5, 6, 7 इस तरह के जो हमारे पास केसेस सामने आ गए प्रमाण पे, उनके आधार पे हमने चार्जशीट भी प्रस्तुत कर दी है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है। तो ये सारी एजेंसी से सूचना आने के बाद ही ये संभव हो पाएगा कहना कि किस प्रोपोर्शन में, किस मैग्नीट्यूड में पैसे ट्रांसफर हुए। जमील से पूछताछ मुकम्मल होने तक राजस्थान ATS को और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जमील के कंप्यूटर से मिली जानकारी के मुताबिक उसका रिश्ता अलकायदा के कुख्यात आतंकी अनवर अल अखलाकी से भी था, जिसे ड्रोन हमले में 2011 में मार गिराया गया। लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। कम कीमत पर कर्ज मिलने की उम्मीदों को धक्का देते हुए RBI ने रेपो रेट 6% पर बरकरार रखा है। दरअसल रेपो रेट वो दर है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को कर्ज देता है। ब्याज दरों में कटौती नहीं करने की जो वजह रिजर्व बैंक ने बताई है वो आम आदमी की चिंता बढ़ाने वाली है। RBI के मुताबिक महंगाई के कम होने के फिलहाल आसार नहीं है, बल्कि आने वाले 6 महीनों में ये और बढ़ सकती है। रिजर्व बैंक का अनुमान है कि महंगाई दर आने वाले 6 महीनों में बढ़कर 4.2% से 4.6% के बीच हो सकती है। इसके कई असर देखने को मिल सकते हैं। विकास दर में कमी से भी निवेश में कमी आ सकती है। मतलब ये कि रोजगार के अवसर भी कम होंगे और आमदनी भी कम होगी। विकास दर में कमी का असर सीधा निवेशकों पर पड़ता है। इतना ही नहीं, विकास दर का संबंध सीधे तौर पर शेयर बाजार से भी होता है। विकास अच्छा रहा तो कॉर्पोरेट्स की आमदनी अच्छी होगी, विदेशी निवेश भी बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट को प्रभावित करता है। अब जब महंगाई दर में इजाफे के संकेत RBI की ओर से आ रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आम आदमी पर दोहरी मार पड़ सकती है। उसकी आमदनी घटेगी, खर्चे बढ़ेंगे। RBI ने साल 2017-18 के ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ के अनुमान में भी कटौती कर ली है। पहले 7.3% विकास का अनुमान था, अब 6.7% से रिवाइज कर दिया गया है। ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ का मतलब होता है उत्पादन में खपत का खर्च घटाकर आंका जाने वाला विकास। उधर ब्राजील में एक बैंक के नीचे 500 मीटर लंबी सुरंग मिली है। साओ पाउलो पुलिस ने 16 चोरों के गैंग को इस संदर्भ में गिरफ्तार किया है जो दुनिया की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देने की फिराक में थे। इस सुरंग के जरिए ब्राजील के नेशनल बैंक की मेन तिजोरी तक पहुंचकर 1 बिलियन रियल यानी करीब 2100 करोड़ रुपए लूटने का प्लान था, लेकिन बदमाश कंपनी का प्लान कामयाब होता उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने इन्हें धर दबोचा। चोरी के लिए गैंग ने करीब 4 महीने पहले से ही बैंक के नीचे सुरंग खोदनी शुरू कर दी। चोर गैंग की सरगना एक महिला थी जिसे पहले भी पराग्वे में सिक्योरिटी वैन में चोरी के आरोप में पकड़ा जा चुका है। गैंग के हर मेंबर ने प्लान के लिए 50,000 रियल जुटाए थे।